Hello dear students, a very first good morning to all. I hope you all are well. So in last lecture we started the first chapter of our syllabus, the living world, in which we discuss about the life and what are the characteristics of living organisms and how we can differentiate from living and non-living. So we discuss about some properties of living, or we can say some characteristics of living organisms, on which basis we can say this organism is living or non-living. So we discuss about the cellular organization, why we call cell as a basic unit of life. We discuss about metabolism, all living organisms. So metabolism, we talked about consciousness, means all the living organisms are aware of their surroundings and they give response to external stimuli, which can be physical, chemical or biological. So in today's lecture we are going to discuss some left characteristics of living organisms. So let's start with the next characteristic of living organism, that is healing and repair. So next characteristic is healing and repair. What is healing and repair characteristics? Means living organisms show healing mechanism. If we get wound, अगर हमें कोई घाव हो गया है तो we have capability to repair or to overcome healing. Means अगर हमें एक चोट लग गई है, हमें घाव हो गया है, हम घायल हो गए हैं, तो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, डिवाइड करेगी, उस वाउंड को हील करने के लिए, उसको भरने के लिए। और हमारी बॉडीज के जो लिविंग बींग्स की बॉडी है उनके अंदर सेल्स है या टिश्यूज है, वो ब्रेक होते रहते हैं, रप्चर होते रहते हैं और वो रिपेयर भी होते रहते हैं। तो जो हीलिंग और रिपेयर है वो हमें सिर्फ किस में देखने को मिलती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मीन्स सपोज आपको कोई कट लग गया, एक वीक बाद या 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि जो जहां से आपको ब्लीडिंग हो रही थी वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होके और वो जो घाव है वो फिल हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। जबकि अगर हम नॉन लिविंग की बात करें तो सपोज वॉल पे या डोर पे हमने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको उसमें होल कर दिया तो वो होल अपने आप नहीं फिल होगा। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के पास जो वाउंड है या जो कोई भी घाव हुआ है उसको फिल करने की या रिपेयर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। ये किसका फीचर है, लिविंग बींग्स का, कि अगर वो घायल होते हैं या चोट लगती है तो वो रिपेयर, रिन्यू या जो डैमेज पार्ट है या लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको क्या कर सकते हैं, रीजनरेशन भी कर सकते हैं। मीन्स कई सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें एक्सक्लूसिव लिमिट ऑफ रीजनरेशन भी देखने को मिलता है। मीन्स अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट लॉस्ट हो गया तो वो उस पार्ट को रीजनरेट कर सकते हैं। जैसे लिजार्ड्स की कई फैमिली ऐसी हैं, कई सारी लिजार्ड्स ऐसी हैं, जैसे आप छिपकली की बात करो तो अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो वो अपनी टेल को वापस से अगेन उसको क्या कर सकती है, रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के अंदर लीवर के पास भी किसकी रीजनरेशन की पावर होती है। ठीक है, क्लियर है? तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास किसकी पावर है, हीलिंग और रिपेयर की, और रीजनरेशन भी शो करते हैं वो। ठीक है, क्लियर है? तो एक और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या हो गया, हीलिंग एंड रिपेयर। सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्रीशन। सभी बातें वहीं जाके रुकती है, मेटाबॉलिज्म।
जब हम लास्ट लेक्चर में मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा था कि समथिंग इज ब्रेकिंग डाउन एंड समथिंग इज बिल्डिंग अप। कुछ बन रहा था, कुछ टूट रहा था। तो जब कुछ टूटता है या जब कुछ बनता है तो उस टाइम क्या होता है, जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं तो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। भाई कुछ टूटेगा, इतनी सारी रिएक्शंस हो रही हैं तो उससे कुछ ना कुछ वेस्ट है वो जनरेट होगा। तो वो वेस्ट अगर इकट्ठा होता रहे और बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट रहे, उसको हम बाहर ना निकाले तो वो क्या हो जाएगा, बॉडी के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। मीन्स उससे बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, उसमें इम्बैलेंस हो जाएगी। तो हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करने के लिए भी एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, क्लियर है? क्या होता है एक्सक्रीशन? रिमूविंग आउट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। एंड देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट। कि कई जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट करने के लिए। जैसे ह्यूमंस के पास क्या है, किडनी होती है। कई जो आपके टेप वॉर्म्स होते हैं या राउंड वॉर्म्स होते हैं उनके पास, किसी के पास फ्लेम सेल्स हैं, किसी के पास ग्रीन सेल्स हैं, किसी के पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं। जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे 4th चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि जो चाहे कितनी लोअर कैटेगरी का एनिमल हो उन सब के अंदर आपको कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन के लिए कोई ऑर्गन, कोई टिश्यू, कोई सेल देखने को मिलेगी। मीन्स जो मेटाबॉलिक वेस्ट है चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो उनके अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है और उसको एक्सक्रीट करना होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। वो क्या हो सकते हैं, किडनी हो सकती है। जैसे किडनी हमारे अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर करने के का काम करती है थ्रू यूरिन। जब यूरिन हम पास आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, यूरिया होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो एक्सक्रीशन है वो भी किसका फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट जो फीचर हो गया हीलिंग एंड रिपेयर के बाद वो क्या है, एक्सक्रीशन। क्लियर है? नेक्स्ट जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो है अडेप्टेशन। अब अडेप्टेशन क्या है कि सिंपली अगर हम बात करें, अडेप्टेशन क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना। अगर बाहर कंडीशन में कोई चेंज आ गया, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ गया, उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लेना या अपने आप को एडजस्ट कर लेना, वो होता है अडेप्टेशन। मीन्स अपनी जो बॉडी है उसको बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेना, वही क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो होती है वो इनहेरिटेबल भी हो सकती हैं और नॉन इनहेरिटेबल भी हो सकती हैं। इनहेरिटेबल का मतलब क्या है कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होने वाली, मीन्स सपोज एक जनरेशन के पास अडेप्ट होने की कैपेबिलिटी है तो वो कैपेबिलिटी वो अपनी अगली जनरेशन में पास अगर कर दें तो वो क्या कह रहेगी, हेरिटेबल, और मीन्स इनहेरिटेबल, और नहीं करेंगी तो हेरिटेबल। ठीक है, क्लियर है? अगर वो मीन्स कुछ ऐसी एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी एडेप्टेशंस होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, मीन्स सीजनल होती हैं, एक सीजन में रहेंगी और फिर वापस से वो उसी कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बाहर तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई एम्फीबियंस जो होते हैं वो एस्टिवेशन में चले जाते हैं, या सर्दी होगी, सर्दी से बचने के लिए वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है,
अपने आप को छुपा लेंगे उस सीजन में, तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म को लगे कि ये तो परमानेंट अडेप्टेशन करना पड़ेगा, मीन्स जो बाहर की कंडीशन है वो चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, जैसे पोलर बियर है, वो कोल्ड एरियाज में, पोलर एरिया में, एंटार्क्टिका रीजन में रहता है, तो उसकी बॉडी परमानेंटली अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वो चेंज हो गई, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया। मीन्स उसकी जो स्किन है वो थिक है ताकि वो हीट को क्या कर सके, हीट लूज ना करे, मीन्स उसको सर्दी ना लगे। ठीक है, क्लियर है। तो उसने क्या कर लिया, वो परमानेंट अडेप्टेशन कर लिया। तो जो अडेप्टेशन है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है या लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। तो ये भी फीचर है वो हमें किस में देखने को मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। कि अडेप्टेशन क्या है, यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म ऑफ फंक्शन बिहेवियर विच इनेबल्स ऑर्गेनिज्म एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स एनवायरनमेंट। कि कुछ ऐसे चेंजेस वो उसके बिहेवियर में हो सकते हैं या उसके फंक्शन में हो सकते हैं जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट के चेंज होने पर सक्सेसफुली एडजस्ट करने में हेल्प करे, उनको क्या बोलते हैं हम, एडेप्टेशन। ठीक है, दो टाइप की होगी, कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होगी वो थोड़े पीरियड के लिए होगी, ठीक है, जैसे कोई सीजनल होगी। लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टाइम के लिए होगी, और वो क्या होंगी, एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में पास होने वाली होंगी। जो लॉन्ग टर्म की एडेप्टेशन होगी वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होगी, क्योंकि वो उनके अंदर फिर परमानेंट एडेप्टेशन बन जाती है। ठीक है, क्लियर है। जैसे हम एक और एग्जांपल ले तो कैक्टस का जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होता है कि वो डेजर्ट एरिया में रहता है, मीन्स जहाँ पे जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो है। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपने अंदर क्या चेंजेस लाए कि उसने जो लीफ थे उनको शेड कर दिया परमानेंटली, मीन्स अब उसके अंदर लीफ प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, कैक्टस के पास लीफ नहीं है। अब लीफ शेड करने के बाद नेचर ने सोचा अगर लीफ नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। ठीक है, उन्होंने लीफ तो लॉस इसलिए किए थे ताकि वाटर का लॉस कम हो, क्योंकि आपने ट्रांसपिरेशन पढ़ा होगा 10th क्लास में। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो नेचर ने उनके अंदर क्या एडेप्टेशन डाली कि अगर जहाँ पे वाटर कम है तो उन्होंने लीफ को हटा दिया, मीन्स लीफ नहीं होंगे तो वाटर का लॉस नहीं होगा। अब बात आई फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगी, लीफ नहीं होगी तो उन प्लांट्स ने अपने अंदर क्या एडेप्टेशन लाए, वो उन्होंने अपनी स्टेम में मॉडिफिकेशन कर लिया, और उनकी स्टेम जो थी वो फोटोसिंथेसिस के करने के लिए उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया। अब आपको सबको पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो जो काम बी प्लांट में किसका, फोटोसिंथेसिस का काम लीफ करते हैं, वही काम कैक्टस के अंदर स्टेम ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो उसके अंदर वो परमानेंट एडेप्टेशन हो गई। अब जितने भी कैक्टस प्लांट देखोगे अब वो ऑटोमेटिकली क्या है, जब उनकी नई जनरेशन आती है उनके अंदर लीफ प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन कभी अगर हम इवोल्यूशन की बात करें, बहुत टाइम पहले की बात करें, तो कभी तो उनके अंदर लीफ प्रेजेंट थे, लेकिन जब वहाँ पे वाटर की कमी हुई, वाटर अवेलेबल नहीं रहा, तो उन्होंने धीरे धीरे अपने अंदर ये परमानेंट एडेप्टेशन ले आए कि कम वाटर में भी वो अपने आप को अब सर्वाइव कर सकते हैं। और वो कैसे किया, उन्होंने लीफ को लॉस कर दिया, लीफ को परमानेंटली उन्होंने लॉस्ट कर दिया, और जो लीफ का फंक्शन था वो स्टेम ने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो अब वो जो एडेप्टेशन है वो उनके अंदर परमानेंट आ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारी
करेक्टरिस्टिक है वो है इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सिंपली हम बात करें तो इवोल्यूशन क्या होता है कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म इवोल्व होता है, मीन्स उसका विकास होता रहता है, वो अपने आप को इवोल्व करता रहता है। अगर हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो क्या आज हम जैसे हैं वैसे ही हम आज से 10,000 20,000 या और टाइम पीछे जाएं तो क्या हम तब भी वैसे ही थे? नहीं थे, क्योंकि उस टाइम हम इतने इवोल्व नहीं थे जितने कि आज हैं। और आज से कई सालों बाद की बात करें आगे आने वाले फ्यूचर में, तो भी हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जनरेशन टू जनरेशन आते रहते हैं। जैसे पहले हम जो थे, हमारी बॉडी पे क्या थे, बहुत ज़्यादा हेयर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। हमारी ब्रेन की जो कैपेसिटी थी, सीसी से क्रेनियल कैपेसिटी जो हम मेजर करते हैं, वो हमारी कम होती थी उस टाइम। तो लेकिन धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और आज हम ऐसे हैं। सभी प्लांट्स में ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या शो करते हैं, इवोल्यूशन शो करते हैं। मीन्स उनका धीरे धीरे क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है। और इवोल्यूशन कोई 10 दिन 20 दिन 10 साल 20 साल की कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को इवोल्व होने में, ठीक है। क्लियर है? तो इवोल्यूशन क्या है, इट मीन्स अनफोल्ड और रिवील हिडन पोटेंशियल। मीन्स कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, छुपा हुआ है, उसको रिवील करना। मीन्स अगर हम अपनी बात करें, कई सालों पहले जब हमने जो इन्वेंशंस हैं वो नहीं किए थे, जो फायर है उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम हमारे अंदर वो जो पोटेंशियल था वो छिपा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हमने इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए, हम इवोल्व होते गए, तो अब भी हम इवोल्व कर रहे हैं। अब भी नई नई जो इन्वेंशंस है उनको हम कर रहे हैं। तो मीन्स हमारा इवोल्यूशन अभी भी चालू है, ठीक है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। तो इवोल्यूशन वही है, ऑर्गेनिज्म इवोल्व थ्रू पीरियड ऑफ टाइम, कि ये एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और स्लो प्रोसेस होती है इवोल्यूशन की, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्लियर है आपको क्या होता है और कैसे होता है। एग्जाम्पल मैंने आपको देके बता दिया। अगर हम प्लांट के एग्जाम्पल की बात करें तो प्लांट में आपने कभी क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आई थिंक 9th क्लास में, तो आपने पढ़ा होगा एल्गी होती हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और फिर एंजियोस्पर्म्स होते हैं। नहीं पढ़ा है तो अभी 3rd चैप्टर जो आएगा आपका प्लांट किंगडम, उसमें आप सब कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हो। तो जो प्लांट्स हैं वो सबसे पहले जो प्रीमिटिव थे वो एल्गी थी, मीन्स एल्गी सबसे पहले आई थी। फिर एल्गी का इवोल्यूशन हुआ, उससे ब्रायोफाइट आए, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट का इवोल्यूशन हुआ और टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म। मीन्स जैसे आज हम जो लॉन्ग ट्रीज देखते हैं, जो एंजियोस्पर्म हम देखते हैं, वो पहले ऐसे नहीं थे, मीन्स पहले प्रेजेंट नहीं थे। जो छोटी एल्गी जो होती है वही उन्हीं का इवोल्यूशन होके कई हजारों सालों में वो आज एंजियोस्पर्म्स तक पहुंचे हैं अपना इवोल्यूशन करके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इवोल्यूशन क्लियर है क्या है, कैसे होता है, एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है, जो करेक्टर है लिविंग बींग्स का, वो क्या है, डेथ, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जिसका बर्थ हुआ है उसकी डेथ होगी, जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ श्योर है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सब में क्या होगी, उनकी डेथ होती है, ठीक है। तो डेथ क्या है, अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ, कि जो फंक्शनल लाइफ है उसका टर्मिनेट हो जाना, उसका खत्म हो जाना, ठीक है। कि एक सर्टेन टाइम आएगा, एक ऐसा पीरियड आएगा जब वो ऑर्गेनिज्म, उसकी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है।
तो डेथ क्या है? अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप पूछोगे सर डेथ भी इम्पोर्टेंट होती है? बिल्कुल होती है। डेथ क्यों जरूरी है? क्योंकि रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ओवर क्राउडिंग। अगर डेथ नहीं होती सपोज, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स जन्म लेते हैं, बर्थ करते हैं, अगर उनकी डेथ नहीं होगी तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो डेथ भी जरूरी है। नेचर ने एक एक चीज़ को सोच समझ के तैयार किया है। ठीक है, और क्या होता है डेथ में? ब्रिंग्स रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। और क्या करती है? रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। मीन्स हमारी बॉडी, हमने जब स्टार्टिंग में बात करी तो हमने बात करी थी कि हमारी बॉडी भी किससे मिलके बनी है? केमिकल से। ये हमारी बॉडी का जो बेसिक कंपोजिशन है, सेल के अंदर ऑर्गेनली है, ऑर्गेनली किससे मिलके बनते हैं? वही कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, वही सब। और मरने के बाद जब डेथ हो जाएगी तो वही केमिकल्स फिर से किस में चले जाएंगे? सोइल के अंदर। ठीक है, क्लियर है? सोइल के अंदर वापस से मिनरलाइजेशन होगा और सोइल के अंदर वो चले जाएंगे। तभी तो एक जनरल सेइंग होती है ना कि मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ठीक है, वो भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर है? तो डेथ है उसको, वो क्लियर है, क्यों जरूरी है वो भी क्लियर है। फिर हम बात कर लेते हैं कि डेथ को हम दो उसमें डिवाइड कर देते हैं, क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ। ठीक है, कि क्लिनिकली अब एक आदमी को, एक ऑर्गेनिज्म को हम डेड कब बोलेंगे? ठीक है, तो क्लिनिकली जो डेथ होती है उसको हम कब बोलते हैं? कि किसी की हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, पल्स स्टॉप हो जाए, नब्ज जो होती है वो चलनी बंद हो जाए, हार्ट बीट मीन्स दिल है वो धड़कना बंद कर दे, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, या जो प्यूपिल्स होता है आई के अंदर वो डायलेट हो जाए, मीन्स वो लाइट को रिस्पॉन्ड ना करे। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, जब वो डॉक्टर होता है उसको चेक करता है तो उसकी आई को फोर्सफुली ओपन करके और लाइट टॉर्च मारता है उसकी आंख के अंदर, और फिर कहता है कि ये तो मीन्स इसकी डेथ हो चुकी है आदमी की। तो वो क्या देखता है कि जब वो लाइट मारता है, जो लाइट जब टॉर्च जब वहाँ पे डाली जाती है आँख के अंदर, तो जो प्यूपिल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्यूपिल होगा, वो लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन जो डेथ हो जाती है जिसकी, उसका प्यूपिल जो होता है वो डायलेट हो जाता है और वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक है, क्लियर है? क्लिनिकली हम किसी आदमी को डेड कब बोलेंगे? जब उसके अंदर हमें हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, पल्स स्टॉप हो जाए, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए और प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाए। ठीक है, फिर बायोलॉजिकली डेथ का क्या मतलब है? बायोलॉजिकली डेथ का मतलब है स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अगर किसी का ब्रेन काम करना बंद कर दे तो उसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकली डेड। कई केसेस में क्या होता है, किसी आदमी को, किसी ह्यूमन को हम क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करने के बाद भी रिवाइव कर सकते हैं अगर उसका ब्रेन फंक्शनल है। ठीक है, कई केसेस जैसे आए हैं कि उसको रिवाइव किया जा सकता है क्लिनिकल डेथ के बाद भी, अगर उसकी बायोलॉजिकल डेथ नहीं हुई है, मीन्स उसका जो ब्रेन है वो फंक्शनिंग है। लेकिन अगर एक बार ब्रेन फंक्शनल नहीं रहा, मीन्स बायोलॉजिकल डेथ होगी, तो उसको रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार ब्रेन डेड हो गया तो जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और वो एक के बाद एक क्या होगा, डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम उस कंडीशन में उसको रिवाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? डेथ क्या है, क्यों जरूरी है और क्या उसके टाइप्स हैं। फिर एक और जो फीचर है लिविंग बींग्स का और है ऐड किया है हमने, लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल शो करते हैं। मीन्स उनका क्या है, एक पर्टिकुलर जो लाइफ साइकिल है वो फिक्स है। मीन्स उनकी बर्थ होगी, ठीक है, वो मैच्योर होंगे जिसमें वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ये एज कौन सी होती है, रिप्रोडक्शन की एज, कि इसमें वो
अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाएंगे, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, ओल्ड होना स्टार्ट कर देंगे। मीन्स उनकी जो बॉडी के टिश्यूज है वो जो उनके टूटने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी और उनके रिपेयर होने की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाएंगे और फिर उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। जो ओल्ड एज जो है उसको हम किससे शो करते हैं, एजिंग से। मीन्स बुढ़ापा आना उसको क्या बोलते हैं, एजिंग। इन केस ऑफ प्लांट इट इज कॉल्ड सेनेसेंस, कि प्लांट में भी एजिंग होती है लेकिन उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सीनेसेंस बोलते हैं। ठीक है, और हमारे केस में उसको क्या बोला जाता है, एजिंग। जब स्किन लूज हो जाती है, ठीक है, वो कई सारे फीचर्स होते हैं ओल्ड एज को शो करने के लिए। तो जो ये एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है वो सभी ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी क्या होगी, बर्थ होगी। बर्थ के बाद क्या होगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे। मीन्स जब हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो चुका है, फिर मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन करने के बाद वो ओल्ड होंगे और ओल्ड होने के बाद वो डेथ होगी। मीन्स ये सारी चीज़ें सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉलो करेंगे। सबके अंदर बर्थ, मैच्योरिटी, ओल्ड और डेथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमने कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके फीचर देखे, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब थोड़ा इससे आगे निकलते हैं। हमने यहाँ पर बात करी थी किसकी, डेथ की, कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डेथ होती है, लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है उनके अंदर हमें नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती। मीन्स उनमें नेचुरल डेथ नहीं होती, इसलिए हम उनको इमोर्टल बोलते हैं। इमोर्टल मीन्स अमर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों नहीं होती वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सपोज ये एक बैक्टीरिया है, ये इसका न्यूक्लियस है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, कुछ टाइम बाद इसने डिवाइड किया और दो बैक्टीरिया बना दिए। माइटोसिस किया, एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए। अब जो ये बैक्टीरिया था ये इसको हमने क्या बोला था, पेरेंट, और ये इसके डॉटर सेल बोल लो या इसकी नई जनरेशन बोल लो। तो जब डिवाइड होने के बाद ये तो बचा ही नहीं, ये किस में आ गया, आधा तो इसमें आ गया, इसका जो न्यूक्लियस था और साइटोप्लाज्म था, और हाफ इसमें आ गया। तो डेथ तो कहीं हुई नहीं। मीन्स वो डिवाइड होके उसने दो बना दिए, तो मीन्स उसकी डेथ तो नहीं हुई, नहीं हुई ना। डेथ तो हम जब मानते कि इससे ये दो ऑर्गेनिज्म बन जाते और ये भी अपना एक अलग से एंटिटी रखता, ये अलग होता और इसकी डेथ होती और ये दोनों अलग से सरवाइव करते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो एक जो ऑर्गेनिज्म है उससे दो बन गए और इस ऑर्गेनिज्म की स्पेशल एंटिटी अब नहीं रही, इसका हाफ इसमें चला गया और हाफ इसमें चला गया। तो यहाँ पे नेचुरल डेथ नहीं हुई। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होती है उनके अंदर नेचुरल डेथ नहीं देखने को मिलेगी। नेचुरल डेथ मतलब अपने आप से, वैसे आप उस पे कुछ केमिकल डालोगे या कोई और मेथड यूज करोगे तो डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम नेचुरल डेथ की बात करें अपने आप, तो अपने आप इनके अंदर डेथ नहीं होती। ये एक से दो में डिवाइड हो जाते हैं, फिर ये होगा, ये एक से फिर दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी एक से दो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी भी नेचुरल डेथ नहीं होगी। ये इन दो में कन्वर्ट हो गया, ये इन दो में हो गया। ठीक है, समझ रहे हो। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें हमको नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इमोर्टल, अमर। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम, इमोर्टल। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज इमोर्टल
organisms because there is no natural death in single celled organisms। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें नेचुरल डेथ देखने को नहीं मिलती, इसलिए हम उनको इमोर्टल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे कल, होम्योस्टेसिस। ठीक है, याद है सबको क्या बताया था उसमें मैंने कि होम्योस्टेसिस क्या था? अपनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना, कांस्टेंट रखना, चाहे बाहर कितना भी जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो, बाहर के एनवायरनमेंट में चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, तो मीन्स अपनी बॉडी के इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसको कांस्टेंट रखना, वो था होम्योस्टेसिस। ऐसी ही एक और प्रोसेस होती है, उससे आप कंफ्यूज मत कर जाना, इसलिए बता रहा हूँ। एक प्रोसेस होती है हीमोस्टेसिस। क्या होती है? हीमोस्टेसिस। स्पेलिंग में थोड़ा ही डिफरेंस है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो है होम्योस्टेसिस, ये है हीमोस्टेसिस। हीम जो वर्ड होता है वो ब्लड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हीमोस्टेसिस क्या होती है कि अगर किसी भी कारण से हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है ब्लड फ्लो करना, उस कंडीशन को बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत कर जाना होम्योस्टेसिस में और हीमोस्टेसिस में। क्लियर है? होम्योस्टेसिस ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, चाहे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें कितना भी चेंज आए, वो प्रोसेस कहलाती है होम्योस्टेसिस। और हीमोस्टेसिस क्या है कि अगर किसी कारण से ब्लड का फ्लो है वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो डाउट क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? तो आज जितना हमने कवर किया है वो सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये सभी जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, हमने डिस्कस की, तो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ चुके कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स हैं, मीन्स क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्लियर है? डाइवर्सिटी मीन्स कि जो अर्थ है उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के क्या है ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर हम एक और स्पेशल किसी बर्ड की बात करें, हमने बोला बर्ड, अगर हमने एक वर्ड लिखा बर्ड, तो जब हम बर्ड के बारे में जानेंगे तो हमें पता लगता है कि बर्ड की भी बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट है, स्पीशीज प्रेजेंट है। मीन्स बर्ड्स की कैटेगरी में बहुत सारे बर्ड्स हैं, स्पैरो है, ईगल है, मीन्स पैरेट है, तो बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो प्रेजेंट है। ऐसे ही हम किसी और कैटेगरी की बात कर दे, मैमल की बात कर दे तो बहुत सारी मैमल्स है, प्लांट की बात कर दे तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स प्रेजेंट है। अगर हम एक बैक्टीरिया की भी बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी सेल प्रेजेंट है उससे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मीन्स अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो काइंड्स के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसी को क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी। चाहे आप उसको बायोडाइवर्सिटी बोलो, बायोडाइवर्सिटी मीन्स कि प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, कि हमारे अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या है? बहुत ज़्यादा वैरायटी है, कि तरह तरह के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई है, एनिमल्स हैं, वो प्रेजेंट हैं। तो उसी को हमने क्या बोला है? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता मीन्स भिन्न भिन्न तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो स्टार्ट करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। सो आज हमने जितना कवर किया है आई होप कि वो आपको क्लियर होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।
Be at home, be safe, take care, bye bye.